नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। कहते हैं सियासत में कहे गए एक एक शब्द का बड़ा मोल होता है। कौन सा शब्द कब कहां कैसे बोला गया, इसका कब कहां कितना असर पड़ेगा समझना आसान नहीं है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी एक शब्द बोला है, शब्द था राक्षस है। सुरजेवाला ने राक्षस शब्द का इस्तेमाल बीजेपी और बीजेपी वोटर्स के लिए किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले और बीजेपी के वोटर्स राक्षस हैं और वो उन्हें श्राप देते हैं। अब सुरजेवाला हरियाणा की रैली में बह गए या जानबूझकर राक्षस कह गए, ये तो वो ही जाने। सुरजेवाला के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी उनके बयान को एक कदम और आगे बढ़ाया। पवन खेड़ा ने कहा कि ये लोग सदन में हंसते हैं, ऐसा तो दानव प्रजाति के लोग ही करते हैं। मणिपुर जल रहा है और बीजेपी के लोग सदन में मजाक करते हैं। कांग्रेस ने राक्षस और दानव जैसे शब्दों से वार किया तो बीजेपी ने फौरन जवाबी पलटवार किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, राक्षस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले उसी तरह के परिवार के जन्मे व्यक्ति की सोच है और यह असंसदीय भाषा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 2024 की हार देखकर कांग्रेस बौखला गई है और कांग्रेस खुद राक्षस प्रवृत्ति की है। कुल मिलाकर दोनों तरफ से राक्षस शब्द पर आपत्तिजनक बयानबाजी धड़ल्ले से हो रही है। राक्षसों, भाजपा भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। उनको राक्षस बुला देना स्वयं ये दिखाता है कि आज राक्षस प्रवृत्ति की सोच भारत में घमंडिया में ही है। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर, पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। एक तरफ मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो भी आपने देखा। तो आप मुझे बताइए, ये दानव मानसिकता नहीं है तो क्या है? जिनकी ऑप्टिकल नर्व खराब हो जाती है उनको बहुत ही धुंधला नजर आता है, इसलिए उनको लोगों में शैतान नजर आ रहा है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं। जिस तरह से देश के अंदर नफरत, घृणा, देश को तोड़ने की बात, वो सबको देखते हुए तो यही कहा सकता है कि ये सब राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। 2024 की हार होनी तय देखकर विचलित हो गए हैं। राक्षसी प्रवृत्ति किसकी होती है हम सब जानते हैं। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पे राक्षस, दानव प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति, पता नहीं क्या क्या बातें आ रही हैं। सुरजेवाला जी श्राप भी दे रहे हैं। श्राप किसको दे रहे हैं? जनता को दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कांग्रेस के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हैं। मेरे साथ ए के वाजपेयी साहब हैं, प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मेरे साथ निगहत अब्बास हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। मेरे साथ मेरे बहुत अजीज डॉक्टर अजीज खान साहब हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। रोहन जी मेरे साथ जुड़ने ही वाले हैं, लेकिन शुरुआत में वाजपेयी जी आज आपसे करता हूं। रोहन गुप्ता जी जुड़ गए हैं। अब रोहन जी मुझे बताइए कि मोहब्बत की दुकान में राक्षस कहां से आया? रोहन जी, देखिए राक्षसी प्रवृत्ति जो है, जो कुर्सी आपकी आवाज आ रही है मेरी? प्रवृत्ति भी बोला है और राक्षस भी बोला है, दोनों बोला है। मोहब्बत की दुकान में राक्षस कैसे? ये मैं आपको यही कह रहा हूं कि देखिए मोहब्बत की दुकान इसीलिए कि वहां पे राक्षस नहीं है। ठीक है, राक्षस कहां पे होता है कि जहां जिनकी सरकार होती है और आजादी के बाद पहली बार दो हिंदू मुसलमान के कांड होते हैं और उनकी कोई नीति नहीं है उसको रोकने के लिए।
आज जब सत्ता में जो व्यक्ति होता वही जलाने का काम करेगा तो क्या होगा? मणिपुर में क्या हो रहा है? ये राक्षस प्रवृत्ति नहीं तो और क्या है कि 3 महीने से मणिपुर चल रहा है और जो पार्टी सत्ता में है जिसको आग के अंदर पानी डालना चाहिए वही लोग केरोसिन डाल रहे हैं। यही तो कहा राहुल जी ने। ये काम कौन करेगा? अगर मुझे एक चीज बताइए दीपक जी, अगर मुझे सरकार में जनता ने लाया है तो मेरी जिम्मेदारी है शांति बहाल करने की। मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं जनता को शांत करूं। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं ही अगर केरोसिन डाल रहा हूं तो ये राक्षसी प्रवृत्ति से ऊपर क्या हुआ? तो ये जिस प्रकार से आज सुरजेवाला जी ने कहा है और उनका यही था कि जो हरियाणा की जनता इनकी जो नेगेटिव राजनीति में पीस रही है उसके खिलाफ उनका आक्रोश था। और आक्रोश व्यक्त करना आज लोकतंत्र में सबका अधिकार है। आज बीजेपी कौन से मॉरल ग्राउंड की बात करिए दीपक जी? कौन से मॉरल ग्राउंड की? बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है जो आज देश के जो हमारे राष्ट्र आप सरकार को राक्षस प्रवृत्ति वाला कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप कहिए, दानव भी बोलिए, राक्षस प्रवृत्ति भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, मौत का सौदागर भी बोलिए, ये चलता है। लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जनता जो हमारी जनार्दन होती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इस पब्लिक को आप जनता जनार्दन कह रहे हैं, आप वोटर्स को राक्षस कह रहे हैं, जनता जनार्दन को राक्षस कह रहे हैं, ये कितना उचित है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये कहा कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों का समर्थन करने वालों की बात की, जनता वोटर्स। और यही एक मैसेज है। आज अगर हरियाणा जल रहा है दीपक जी, अगर आज हरियाणा जल रहा है और इतना जलना देखने के बाद भी अगर कोई भाजपा को वोट करता है तो उन्होंने उसके ऊपर सवाल किया। उन्होंने कोई नॉर्मल वोटर के ऊपर या हर वोटर के ऊपर इसको जनरलाइज मत कीजिए आप। ये बिल्कुल जनरलाइज करने की बात नहीं है। ये उसी प्रवृत्ति का विरोध है कि आज अगर लाइन तो सुन लीजिए, जिम्मेदार बीजेपी को जो वोट देता है, रोहन गुप्ता जी, बीजेपी को जो वोट देता है, आप चाहे तो मैं सुनवा देता हूं, सुनवा देते हैं, मैं वही कह रहा हूं, सुनवा देते हैं, सुनवा दीजिए। भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। राक्षसों, भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। बीजेपी को जो वोट देता है वो राक्षस है। अब वोट तो मैं भी दे सकता हूं सर, मैं भी राक्षस हो गया क्या? वोट आप भी दे सकते हैं, आप भी राक्षस हो गए। हमारे वाजपेयी जी भी देते हैं, आप वो भी राक्षस हो गए। बीजेपी यही कहना है। देखिए दीपक जी, मैंने कहा कि जब भी इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही कोई भी स्टेट में होती है, ठीक है, आज राक्षसी प्रवृत्ति आप मानते हैं कि भाजपा का जो शासन है, अगर वो चाहते तो इस आग में केरोसिन की जगह पानी करके उसको रोक सकते थे। इस मानसिकता के बाद भी अगर कोई वोट करता है, उनकी ये आक्रोश उनके लिए है कि अगर आपको लगता है कि आपका हरियाणा कोई जला रहा है और आज भी आप अगर समर्थन करते हो तो आपको अपने ऊपर सवाल उठाना चाहिए। उसमें जनरलाइज नहीं कहा, हर वोटर को नहीं कहा। इस कांड के होने के बावजूद भी अगर आज के सवाल में जो भाजपा, अगर भाजपा को वोट देते हैं या वाजपेयी जी देते हैं, कि आपको नहीं लगता है कि ऐसे कांड होने के बाद आप भाजपा को सवाल पूछने चाहिए? कि अगर आप आंख बंद करके अभी भी भाजपा को वोट देते हैं तो सवाल तो आपके ऊपर भी उठने चाहिए कि अगर आप वोट देते हैं दीजिए, अंधभक्ति कीजिए, पर इतनी भी मत कीजिए कि जहां पे राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग जनता को झुलसा रहे हैं केरोसिन में, उसके ऊपर भी आप सवाल नहीं उठाते। ये आक्रोश उनके खिलाफ था। सुरजेवाला जी जानते हैं वो क्या बोलते हैं। रणदीप भाई मेरे 28 साल पुराने दोस्त हैं, लेकिन उनके बयान भी बड़े दिलचस्प है। अब की बार बंदर के हाथ में उस तरह सरकार, फिर वो बोलते हैं मोदी तुगलक और योगी औरंगजेब, फिर वो बोलते हैं राहुल कांग्रेस से बदले की आग में धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो चुके हैं मोदी। मैं कुछ सैंपल्स दे रहा हूं। निकात क्या कहेंगी रोहन जी की बात पर? पुरानी कहावत है कि जिसकी जैसी नीयत होती है ना, वो वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। मैं पूछना चाहती हूं आज रोहन जी से, ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जिस मोहब्बत की दुकान में चिंगारियां उड़ रही हैं नफरत की? अरे जनता जनार्दन होती है। रोहन जी से कोई पूछिए, सुरजेवाला जी से कोई पूछिए, जनार्दन का अर्थ मालूम है? जनार्दन का अर्थ होता है भगवान। जिस जनता को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, हिंदुस्तान की हर सरकार ने भगवान माना है, आज उसी जनता को आपने राक्षस बना दिया। ये और कुछ नहीं, ये सुरजेवाला जी की गलती नहीं है। मैं बताती हूं गलती किसकी है। दीपक जी असल में क्या है ना, कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सुरजेवाला जी के पांव में और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, माफ करिएगा इस शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूं, पर गुलामी की बेड़ियां बांधी। ये उसी की खनक है, उसी की छनक है जो आपने आज भारत की जनता को राक्षस बना दिया। अरे आप बताइए, कभी आप मौत का सौदागर बोल देते हैं देश के प्रधानमंत्री को, जैसे कि आपने कहा आप दीजिए सौगालिया सरकार को, आपकी मानसिकता वहां पर तो पता चलती है, लेकिन आज आपने
आपने प्रमाण दे दिया है कि किस मानसिकता से आप भारत की जनता के लिए काम करने की सोच रखते कि ये तो राक्षस है, आइए इसके लिए काम करते हैं। आप क्या चाहते हैं? जिस व्यक्ति के नेतृत्व में, यानी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, यहां सुरजेवाला जी भारत की जनता को राक्षस बता देते हैं और आप चाहते हैं कि उन्हें हम भारत का नेता मान ले, भारत की जनता उन्हें नेता मान ले। और अभी 2 साल पहले तक आप इन्हें युवा नेता कहते थे। ऐसा कौन सा नेतृत्व है जहां युवा नेता अपने, माफ करिएगा दोबारा बोल रही हूं, अपने प्यादों से भारत की जनता को राक्षस बुलवा लेती है। आज ये इतिहास रच दिया है सुरजेवाला जी ने कि कांग्रेस की कैसी क्रूर मानसिकता भारत की जनता के लिए है। जवाब मिलेगा। ये 2024 की हार आपको शायद पहले ही नजर आ रही है और यही कारण है कि आप तिलमिला गए हैं, आप घबरा गए हैं, आप परेशान हो गए हैं कि क्या हो रहा है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज ही से जनार्दन को राक्षस बोल के कांग्रेस पार्टी का विनाश शुरू हो गया है। बहुत सालों से देखते आ रहे किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी टिक नहीं पा रही है, जनता के सामने टिक नहीं पा रही है। आप किस प्रकार नीचे गिरते जा रहे हैं, ये स्तर आज आपने एक बार फिर दिखा दिया है। एक चीज कहना चाहूंगा मैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आप ही बोलेंगे रोहन भाई, देश ने देखा है, भारत की जनता ने देखा है, इसका जवाब मिलेगा और करारा मिलेगा। ऐसी बुरी तरह हार होने वाली है 2024 में और उसी की घबराहट और तिलमिलाहट आज आपने अपने बयान में कहीं ना कहीं दिखा दी है। ठीक है रोहन जी, मेरा सीधा सवाल, चलिए राक्षस बोल दिया तो ठीक है, लेकिन उन्होंने महाभारत की धरती से श्राप भी दे दिया, तो क्या देवतुल्य है रणदीप सुरजेवाला? श्राप कैसे दे सकते हैं वो भी जनता को? ये गजब था। लेकिन बिल्कुल, देखिए बिल्कुल नहीं, उन्होंने यही कहा। और अभी भाजपा की प्रवक्ता बहुत इमोशनल हो रही थी, जनता के लिए बोल रही थी। क्या मणिपुर में जनता नहीं है क्या? जब आप मैती और कुकी के झगड़े को आगे बढ़ाते तब वो जनता नहीं है क्या? क्या हरियाणा में जनता नहीं है क्या? नूह में जो आजादी के बाद दूसरी बार दीपक जी दंगा हुआ है और जो पार्टी सत्ता में है वो केरोसिन डाल रही है, क्या ये आपकी मानसिकता ठीक है? तब जनता नहीं आती है। जब आप पूरे देश में इस प्रकार की हिंदू मुसलमान के झगड़े करवाते हैं तब जनता जनार्दन आपको नहीं होती है। जब वोट बैंक की राजनीति आती है तब आप इमोशन कर देते हैं। सुरजेवाला जी ने वही इमोशन को व्यक्त किया है और वही दिल से, क्योंकि वो महाभारत की धरती से, वहां से उन्होंने आह्वान किया है कि ऐसे लोग जो लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आज उनके ऊपर सवाल तो बनता ही नहीं बनता है दीपक जी। और साफ की बात है, उन्होंने कहा, क्या कहा कि आज उनकी धरती से स्टाफ, क्योंकि धृतराष्ट्र की तरह ये सरकार देख रही है, अंधी बन के देख रही है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि जब तक केरोसिन होगा तभी भाजपा की नफरत की राजनीति फैलेगी, जब तक केरोसिन होगा तभी भाजपा की नेगेटिव मानसिकता वाली राजनीति बनेगी। हरियाणा में उनकी हार का स्वीकार हो चुका था, उनको मालूम था कि इस बार जीत नहीं सकते हैं। आज नूह में क्या हुआ, जानबूझ के ये हुआ और सरकार चुप बैठी है। तब सवाल हम पूछेंगे, आप कितने भी इमोशनल हो जाइए, कितने भी भावात्मक हो जाइए, पर आपको जनता का जवाब देना पड़ेगा कि मणिपुर का ये हाल क्या हुआ। आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा जो शांत हरियाणा को आपने कैसे, किस प्रकार से जो आपकी जो असंवेदनशीलता है उसके कारण आपने हरियाणा को जला दिया। आप हर राज्य में जहां आपको लगता है कि आपकी सरकार जाने वाली है वहां पर आप हिंदू मुसलमान को झगड़ा देते हो, मैती और कुकी को झगड़ा देते हो, ओबीसी और जनरल को झगड़ा देते हो। ये कौन से प्रकार की राजनीति है? तब आपके इमोशंस नहीं आती है। हमारी बेटियां दिल्ली बैठती है, वहां आप जा नहीं सकते हो। महिला उत्पीड़न की आप कौन से मुंह से बात करते हैं? आपकी सांसद उछल उछल के संसद में बात करती है, जब महिला उत्पीड़न के मुद्दे आते हैं एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकलता है। कौन सी राजनीति की आप लोग बात करते हैं? महंगाई बेरोजगारी की बात आप कुछ नहीं कर पाते हैं। प्रधानमंत्री जी हंस हंस के मणिपुर की जनता का मजाक उड़ा रहे थे संसद में, तब आपके मुंह में कुछ नहीं हुआ। आज 2.5 घंटे की जो चर्चा हुई पूरी, आज कितनी देर उन्होंने कहा? उनके 2 घंटे के भाषण में कितनी देर उन्होंने मणिपुर के लिए बोला? 2 मिनट भी नहीं बोला। हिम्मत है तो करिए। अगर आप सरकार में हैं, आपका काम है जनता को सुशासन दीजिए, और आपकी अगर इनकेपेबिलिटी है आप पे, नहीं तो छोड़ दीजिए शासन को, पर इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति मत कीजिए। हर आदमी का आक्रोश खून खोलता है दीपक जी। आज सांसद हरियाणा की आप बात करें, मणिपुर की बात करें, हर जगह पे जनता की आवाज को कुचलने का काम भाजपा ने किया। आप संसद में नहीं बोल सकते हैं, 267 में नहीं बोल सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नहीं बोल सकते हैं। अरे क्यों नहीं बोल सकते हैं? हम भी नागरिक है, हमारा अधिकार है मणिपुर पे बोलने के लिए, हमारा अधिकार है हरियाणा पे बोलने के लिए। हम चुपचाप सहते रहे, जनता चुपचाप सहती रहे। भाजपा ने ये करा दिया, नूह में ये हो गया, चुपचाप शांति हो गई, वोट बैंक की राजनीति हो गई, हम चुपचाप बैठे रहे। तो विपक्षी जिम्मेदारी क्या है दीपक जी?
कि हम चुपचाप इनका खेल देखते रहे और ये इमोशन करते रहे? और आप जो बात कर रहे हैं, आपके अश्विनी चौबे जब कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं तब आपका ये इमोशंस कहां चले जाते हैं? आप हमको नैतिकता का पैमाना मत दीजिए, पहले अपने गिरिबान में जाके और आज जो सुरजेवाला जी ने कहा है उसका तर्क को समझिए कि क्या किस प्रकार की राजनीति आपने हरियाणा में की है। ये पूरा देश थक चुका है। सबको मालूम है कि जैसे ही भाजपा हारने वाली होती है हिंदू मुसलमान चालू हो जाए। सबको मालूम है जैसे ही भाजपा का सत्ता का सिंहासन डोलता है, मणिपुर में जो मैती कुकी हुआ है, इस प्रकार के झगड़े चालू हो जाते हैं। जब भी गुजरात में भी चुनाव होने वाले थे, इस प्रकार के झगड़े गुजरात में भी होना चाले। क्यों हो रहा है? अगर आपको आपके काम पे भरोसा है, अपने शासन पे भरोसा है, अपने किए वादों पे भरोसा है, तो आपको नकारात्मक राजनीति का पर्दा नहीं लेना पड़ता। आप सकारात्मक से देश की जनता के सामने आते और सुशासन के नाम पे वोट मांगते। आप में हिम्मत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी नकारात्मक राजनीति है वही आपको सत्ता बचा सकती है, पर देश की जनता समझ चुकी है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मोहब्बत की दुकान की बात इसीलिए राहुल जी करते हैं। कितनी भी आप नफरत फैलाए, आपने हरियाणा में, आपने कर्नाटक में क्या किया था? मैं वहां पे था 1.5 महीने तक, वहां पे भी आपने यही कहा। वही बजरंग बली जी ने आपको हराया, तब भी आप हिंदू मुसलमान को लेके आए। आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। आप विपक्ष में हो या सत्ता में हो, नकारात्मक राजनीति की एक फुल स्टॉप का समय आ गया और वो फुल स्टॉप अब हो चुका है। हरियाणा इसका करारा जवाब देगा। हरियाणा जवाब देगा। निकत और बताइए, आप नकारात्मक राजनीति कर रही है निकत अब्बास? मतलब दांत देनी पड़ेगी यहां पर रोहन जी के कॉन्फिडेंस की, कि सवेरे सवेरे इनके नेता देश की जनता को राक्षस कह देते हैं और यहां पर ये मॉरल साइंस की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। अरे महिला सशक्तिकरण कहां तक सीमित है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राज्य में वहीं तक की बात करेंगे का? राजस्थान की बात नहीं करिएगा। वहां हर साल हर महीने कितने रेप हो रहे हैं? एक महीने में दर्जनों रेप हो रहे हैं, दलित बच्चियों के रेप हो रहे हैं। और ये नहीं बोलते, प्रियंका गांधी वाड्रा के मुंह से कुछ नहीं निकलता है, राहुल गांधी के मुंह से कुछ नहीं निकलता है, रोहन गुप्ता के मुंह से कुछ नहीं निकलता है। तब तो ये दही जमा कर मुंह में बैठ जाते। अरे छोड़िए, सरला टिक्कू जी उनके बारे में क्या करिए, सरला भट्ट जी उनके बारे में क्या करिएगा, गिरिजा की के बारे में क्या कहिएगा? नरसंहार हुआ था सिखों का, तब मां के मुंह में बच्चों के अंग के टुकड़े करके घुसा दिए थे, उसके बारे में क्या कहिएगा? आज तक सिख नरसंहार के बाद महिलाएं वेट कर रही हैं कि शायद न्याय चलेगा इतिहास में। क्यों 9 साल सत्ता किसके लिए दी है आपको? इतिहास के लिए दी है आपको। अब 9 साल की बात कीजिए अपने शासन की। क्यों विपक्ष में, आप क्यों भूतकाल में चली जाती है? यही हो रहा है। आपकी हिम्मत है, वर्तमान की बात करके दिखाइए, वर्तमान की बात करके दिखाइए। अगर आपकी हिम्मत है, 9 साल के कुशासन की बात करके दिखाइए, आपके किए गए वादों को करके दिखाइए। हरियाणा में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, उस पर बात कीजिए अगर हिम्मत है तो। 9 साल के पहले मत जाइए। आपको इतिहास को पोषने के लिए जनता ने वोट नहीं दिया, आपको सुशासन के लिए वोट दिया जनता ने, आपको काम करने के लिए वोट दिया जनता ने। अगर हिम्मत है तो अपने शासन की बात करके दिखाइए। मैं डिबेट करने को तैयार हूं। मत जाइए विपक्ष भूतकाल में, वर्तमान की बात करके दिखाइए। आपको मालूम है कि आपकी सत्ता का सिंहासन डोल चुका है, आपको मालूम है कि आप बुरी तरह से हारने वाले हैं, आपको मालूम है कि जनता ने आपको नकार दिया है और इसीलिए आपकी मजबूरी हो गई है कि नकारात्मक राजनीति से देश को गुमराह करें। देश गुमराह नहीं होगा, देश सब समझता है। एक दूसरे के ऊपर नहीं, प्लीज एक दूसरे के ऊपर नहीं। रोहन जी अपने वक्त जवाब दीजिएगा, निकट कंक्लूड कीजिए, अपने वक्त पर जवाब। दीपक जी देखिए, जब रोहन गुप्ता जी की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, तब मणिपुर रेप कैपिटल था, ड्रग कैपिटल था, आतंकवादी वहां पर आकर रुकते थे और कांग्रेस पार्टी हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती थी। सुनिए, आज राजस्थान रेप कैपिटल है, वहां दलित बच्चियों के साथ क्या हो रहा है यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। 14 साल की बच्ची के साथ रेप कर देते हैं और वहां के मुख्यमंत्री चुप बैठे रहते हैं। आज राजस्थान रेप कैपिटल बन गया। जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही है वहां वहां रेप कैपिटल बनाने में ये लोग कामयाब रहे हैं। उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? अरे नहीं बोले क्या माननीय गृह मंत्री जी? 2.5 घंटे बोले हैं, 1.5 घंटा जिसमें से बोला उन्होंने मणिपुर के ऊपर, तब कानों में रुई जमा लिए थे। प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तब कानों में रुई जमा लिए थे। आपको प्रॉब्लम क्या है? जब गृह मंत्री बोलते हैं, जिनके मंत्रालय के अंतर्गत सारी सिचुएशन है, वो बोलते हैं तो आपको प्रॉब्लम है कि नहीं अब तो प्रधानमंत्री बोले। जब प्रधानमंत्री बोल देते हैं तो आप कहते हैं अकाउंटेबिलिटी तो गृह मंत्री के, गृह मंत्री बोले। आप लोग तो कहीं से कहीं तक खुश नहीं है। आप लोग राजनीति करना बंद करिए। मणिपुर की सिचुएशन के जिम्मेदार आप खुद है और ये मैं खुले तौर पर आपको जिम्मेदार इसलिए ठहरा रही हूं क्योंकि आप ही लोगों की वजह से वहां पर जो ये पॉलिटिकल अरेना डेमोग्राफिकली हुआ ना, ये आप ही लोगों की वजह से हुआ था। क्यों आप लोगों ने अपनी सरकार में इसका संज्ञान नहीं लिया कि कौन किस राज्य से और कौन किस देश से घुसपैठिए की तरह आ रहा है? क्यों इस बात का संज्ञान नहीं लिया? और आज जब सरकार इसके खिलाफ काम कर रही है
और मणिपुर की सिचुएशन सुधारने के लिए काम कर रही है। माननीय गृह मंत्री खुद आकर चर्चा करते हैं, आप लोग तो ओपन हाउस में चर्चा करने को तैयार ही नहीं है, तब भी आपको दिक्कत हो रही है। मतलब साफ है। अरे राहुल गांधी बोले, राहुल गांधी उस दिन इतनी देर बोले, मैं जानना चाहती हूं राहुल गांधी ने एक बार भी स्पष्ट नहीं करा कि वो विश्वास पत्र पर अविश्वास पत्र पर बोल रहे हैं, या विश्वास पत्र पर बोल रहे हैं, या मणिपुर पर बोल रहे हैं, या इनके घमंडिया गठबंधन INDIA पे बोल रहे हैं। अरे आप लोग कब तक राजनीति करेंगे? जहां पर संज्ञान लेने की जरूरत है वहां काम हो रहा है, लेकिन आप लोग घुमा फिरा के इमरती की तरह राजनीति करने पर उतारू हो जाते हैं। और आज फिर से सुरजेवाला जी ने क्या कहा, उस पर अगर आप बोल रहे हैं तो मानना पड़ेगा आप कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, क्योंकि देश की जनता को, जनार्दन को, जैसे मैंने कहा, जनार्दन को भगवान का रूप हम मानते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी नर को नारायण मान रहा है, वहां रोहन गुप्ता, सुरजेवाला, राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश की जनता को राक्षस करार कर रही है। उसके बाद अगर आप आकर यहां पर सफाई दे रहे हैं तो मानना पड़ेगा। मैं आपको झुककर प्रणाम करती हूं कि हिम्मत है आप में कि देश की जनता को गाली देने के बाद भी आप टीवी पर बैठे और यहां पर उछल रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दीजिएगा तो अपने आप पहले राजस्थान की बात करिए। आप बताइए, आपकी मुख्य नेता प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान में दलित महिला के ऊपर रेप हो जाता है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलती? बताइए रोहन जी, क्यों नहीं बोलती? कहते हैं इमोशनल क्यों ना हो, भारत की जनता है हम। सरकार देखी है, भारतीय जनता पार्टी के बंद हो गए, इनको चुप करवाइए तो मैं बोलूं, आगे मेरी बात करूं। मैं भारत की जनता इनको चुप करवा दीजिए आप, तो मैं मेरी बात भी होंगे और करारा जवाब भी देंगे। इनको चुप करवाइए, इनको इनके इमोशन का मैं जवाब देना चाहूंगा। दीपक जी, पहली मजबूर सरकार, डॉक्टर साहब भी आ रहा हूं, रुक जाइए थोड़ी देर। शासन में आने के बावजूद 9 साल के शासन के बावजूद भी इतनी मजबूर सरकार में देख रहा हूं कि आज 9 साल के शासन के बाद भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। मणिपुर 3-3.5 महीने से चल रहा है, आप कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आपकी सरकार है कहां पे? डबल इंजन सरकार क्या है? आपके सीएम क्या कर रहे हैं? आपके राज्यपाल बोल रहे हैं कि मैं बेबस हूं। जिस राज्य की राज्यपाल बेबस होकर, एक महिला राज्यपाल बेबस होकर अपनी बात करिए, आपको शर्म नहीं आती है? नेशनल टीवी पे आके बोलती कि कांग्रेस की जिम्मेदारी है। आपको लोग किस लिए रखा है? आपको सिर्फ बयान देने के लिए देखा है? आपको कांग्रेस को कोसने के लिए रखा है? आपको 9 साल के शासन के पहले की बातें करने के लिए रखा है? आप सरकार में है किस लिए? नहीं है तो छोड़ दीजिए, गद्दी दे दीजिए जो संभाल सकता है। बेशर्मी से अपनी चीजों को डिफेंड करना बंद कीजिए। देश की जनता थक चुकी है। हरियाणा में क्या हुआ? जहां जहां दीपक जी ने डबल इंजन कहा है, वहां पे डबल स्पीड से केरोसिन जनता में डाल रहे हैं। दुख की बात है, देश जल रहा है। ठीक है निगत रुक जाइए, मैं AK वाजपेयी साहब और अजीज खान को ले लूं, उसके बाद मैं वापस आप दोनों पर आऊंगा। और रोहन गुप्ता जी और निगत दोनों से मैं कह रहा हूं, प्लीज एक ही बात बार बार रिपीट ना करें। मेरे को लग रहा है कि कहीं रिकॉर्ड तो अटक नहीं गया है। वाजपेयी जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। रोहन जी ने कहा कि इन 9 साल इनको शासन करते हुए हो गए, लेकिन अब भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं मणिपुर के हालात के लिए। क्या ये ठीक है? अरे 60 साल वर्सेस 9 साल, देखो आप खुद ही देख लो, जनता देख रही है। 60 साल जिन्होंने जो राज किया है उसकी जो समस्याएं हैं वो 9 साल में कैसे सुलझ जाएंगी? देखो ये जनता समझ रही है। हम ये कह रहे हैं कि आज के लिए जो मामला चला है, इन्होंने गालियां दी हैं, गालियां तो शुरू से दे रहे हैं, लेकिन आज नई गाली दी है। और गालियों का मतलब क्या हुआ? हर शाख पे उल्लू बैठा है तो हाले गुलिस्तां क्या होगा? मतलब ये बार बार सेल्फ गोल करे जाते हैं। 14 में यही किया, नीचा आदमी बोला, पता नहीं कितनी गालियां दी, उसके बाद 19 में भी गालियां दी, क्या रिजल्ट निकला? देखो 41 करोड़ लोगों ने मेरे ख्याल बोल दिया है मोदी जी को, 41 या 42, तो वो सब राक्षस हो गए। क्या कर रहे हैं यार? राजनीति करो, लेकिन ये सेल्फ गोल करे जाओगे। अपने पाँव पे कितना मर्जी डिफेंड कर लो, क्या डिफेंड करोगे? वो तो जबान से निकल गई ना, बंदूक की गोली की तरह निकल गई। वो तो जनता ने सुन भी ली, अब उसको रिपेयर कैसे करोगे? रिपेयर तो होगा नहीं। हाँ, एक तरीका है, माफी मांगो। माफी मांगी जनता से कि आज ही गलती से निकल गई, भावा बेश में निकल गई, और हम माइक पे थे, माइक हाथ में आते ही हमारा दिमाग खराब हो गया और वो गाली निकल गई। मतलब हद हो गई। प्रधानमंत्री को तो आप देते ही देते हो, जनता को भी लपेट लिया, तो कौन वोट देगा इस बार? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारे जा रहे हो। मणिपुर पे क्या किया आपने रोहन जी? मणिपुर पे आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेके आए, और मणिपुर पे चर्चा क्या की आपके नेता ने? कोई चर्चा नहीं की। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा पे लग गए, और ये भी नहीं कर पाए कि अमित शाह जी ने 2.5 घंटे इस पे 2 घंटे बाकायदा एक एक पॉइंट की चीजें बताई। उसमें कहाँ इनएक्टिव है, कहाँ इनएक्शन है, कहाँ डेफिशिएंसी है, कोई किया आपने?
सर्वदलीय बैठक बुलाई अमित शाह जी ने, आपके नंबर 1 के नेता नहीं गए, माफ करना, नंबर 2 वाले, नंबर 3 वाले सब लोग गए, और वो आने के बाद भी शांति की अपील आज तक नहीं की है। रोहन जी प्लीज, अगर की हो तो बताएं। राहुल गांधी भी घूम के आए मणिपुर, आने के बाद भी शांति की अपील, और आज तक शांति की अपील नहीं हुई है। और क्या कह रहे हो कि मोदी जी को बुलवाना है, मोदी जी को बुलवाना है, मोदी जी का घमंड तोड़ना। अरे भैया, मणिपुर ठीक कराना है या मोदी जी को बुलवाना है? मतलब हमें तो समझ नहीं आ रहा है। माफ करना, हम ये भी सोच रहे थे कि चलो आप सब दल इकट्ठे हो गए हैं तो आप जरा मामला ये ठीक जमाएंगे, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट 0/0। मतलब हमारे पास तो शब्द नहीं है इन चीजों का। और देखिए, एक बात समझिए, क्राइम क्राइम है, और महिलाओं के सम्मान में इस तरह का अत्याचार, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे मणिपुर हो, सारा कंडेम करना पड़ेगा और एक ही चश्मे से देखना पड़ेगा उसको, क्राइम को। ये नहीं होगा मणिपुर पर तो आप सवाल उठाओ और राजस्थान की और बंगाल की और छत्तीसगढ़ की बात ना करो, तो वो नहीं चलेगा। बिहार में इससे ज्यादा हो रहा है। हर रोज 2 मर्डर हो रहे हैं, हर रोज 1 बलात्कार हो रहा है। वहां पे यह हाल हो गया। जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। तो रोहन जी, हमारा तो सजेशन है, जो कि नहीं देना चाहिए बिन मांगे, कि अगर अभी भी माफी मांग ले सुरजेवाला तो शायद उसमें कुछ रिपेयर की गुंजाइश बचे, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्योंकि आपका रिकॉर्ड ही है, राहुल गांधी 2 बार माफी मांगी है सुप्रीम कोर्ट में, डबल एफिडेविट फाइल किया कंटेम्प्ट केस में, चौकीदार चोर बोला था। और ये जो आप जो ये डिस्क्वालीफाई हुआ है, इसमें जो स्टे किया उसमें भी उसका हवाला दिया उन्होंने कि भाई राहुल जी, आपको जरा है संभल के बात करनी है, आप MP भी हैं, ये ऑर्डर में लिखा हुआ बकायदा। मतलब बार बार गलतियां बार बार जताएं और उसके बाद भी आप महसूस ना करें, और उल्टा 41 करोड़ जनता को आप राक्षस कह दें, कौन कैसे देखेगा? ये तो आप ही असेस करिए, हमारे बस का इसको असेस करना भी नहीं। ठीक है, सीधे डॉक्टर अजीज खान के पास चलता हूं। रोहन जी रुक जाइए, आप इकट्ठे जवाब दीजिएगा। डॉक्टर अजीज खान आपके सहयोगी इंडिया गठबंधन के साथी हैं, INDIA। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, सीधा मेरा सवाल है, क्या बीजेपी को वोट देने वाली जनता राक्षस है, और क्या रणदीप सुरजेवाला श्राप दे सकते हैं? देखिए दीपक जी, बहुत स्पष्ट है कि कोई भी शख्स अगर किसी के बारे में हेट स्पीच देता है तो ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बिल्कुल कतई नहीं। हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, समाजवादी पार्टी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ADR की रिपोर्ट देखें आप, तो ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 500% हेट स्पीच बढ़ा है। 500%। किसके रिज्यूम में? बीजेपी के रिज्यूम में। और बीजेपी के नेताओं ने बोला है तो 500% हेट स्पीच बढ़ा। एक बात, मैं लगातार निगत जी को सुन रहा था और बड़ी जोशो खरोश के साथ सारी बातें रख रही थी। यकीनन मैं उनकी भावनाओं का कद्र करता हूं, लेकिन सच ये है कि झूठ बोल करके आप इस देश को गुमराह नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूं, क्या आप अपनी नाकामियों का ठीकरा, जो आपकी नाकामी है इस देश की, जो आप चाहे मणिपुर की हो, चाहे वो हरियाणा की हो, क्या आप उन नाकामियों को आप क्या जस्टिफाई कर पाएंगे? क्या इस देश की जनता को जवाब दे पाएंगे? कितना भी काउंटर कर ले, बड़े बड़े प्रवक्ताओं को बैठा ले, क्या हरियाणा में जो हुआ, कत्लेआम हुआ, उसको जस्टिफाई कर पाएंगे? मणिपुर में जिस तरह सत्ताधारी पक्ष के लोग आकर के उन्होंने प्रदर्शन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहा, उन्होंने इनकार कर दिया, अमेरिका चले गए। सब जस्टिफाई कर पाएंगे? एक बात आप समझ लीजिए कि झूठ बोलने से सच्चाई नहीं छिप सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि जो निगाह जी के ऊपर कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, झूठ वो बोले। अच्छा, उनके तो झूठ पे सच्चाई है क्या डॉक्टर साहब? ये बोल रहे हैं अजीत साहब, आप ये कह रहे हैं उनके झूठ पे सच्चाई है? गजब है डॉक्टर साहब। इंपॉर्टेंट। अरे दीपक, जैसे नहीं होगा, आप तो देश के बड़े पत्रकार हैं सर, मुझे तो मौका दें कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, उसके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। कितनी खूबी से गला काट रहा है कोई, देखने वाले को चतुराई नजर आती है। साहब, ये आप समझते हैं कि आप बहुत चतुर हैं, बहुत होशियार हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, देश से बड़े बड़े वायदे किए आपने, आप देश को धोखा दे करके अपने आप को यह समझ रहे हैं कि आपने बेहतर काम किया। मैं कहना चाहता हूं, आपका जो अहंकार है वो आपको लेकर डूब जाएगा। 2024 आ रहा है, आप कितना भी बोले, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब संसद में बयान देते हैं, साहब इंडिया को घमंडिया कहते हैं। एक प्रधानमंत्री के मुंह से देश का जो सर्वोच्च नेता है, सुनो तो इस तरीके की बात सही बात कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि आप रणदीप सुरजेवाला को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये क्या हो गया रोहन साहब आपके गठबंधन के अंदर? ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम रणदीप सुरजेवाला को जस्टिफाई नहीं कर सकते। गलत काउंटर कर रहे हैं, रोहन जी से गलत पूछ रहे हैं आप।
हमने वो बातें नहीं अरे कहा। सर आप बता, आप प्लीज दीजिए ना, किससे सवाल पूछो अजीत साहब, आप मेरे इतने अजीज हैं, बताइए रोहन जी से नहीं पूछो। दीपक जी जब से नहीं मैं जवाब ये जस्टिफाई नहीं कर रहे, ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। सुन लीजिए देखिए, ये दीपक जी के पास मैं जब भी डिबेट पे आया हूं, जब इंडिया बना उसके पहले से दीपक जी लगातार जारी है। मैं दीपक जी को बोल चुका, पर कोई प्रॉब्लम, दीपक जी अपना काम जारी रखें, हम हमारा इंडिया का ग्लू वाला जोड़ने का काम चालू रखेंगे। इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। देखिए दीपक जी, वो ओवैसी साहब ने सही कहा कि एक तरफ चौकीदार है, एक तरफ दुकानदार, एक चौकीदार है, एक दुकानदार। फिर बीच में आप क्या है, जमीन नहीं, आप बीच में जमींदार है, वो आप बताइए। आप जो जमींदार है वो छोटे मोटे एंकर है, अपनी तो वो बताएंगे। 2-4 सवाल आपसे पूछते हैं, उससे तनख्वाह मिलती है, घर चलता है। दे दूं आपको? अरे बिल्कुल आप घर चलाइए, पर किसी का घर तोड़िए मत दीपक भाई। आप इंडिया को, हमारा घर है, उसको बनने रहने दीजिए। ये लोग तो आपको पता है 150 देवताओं में सबसे बड़ा पत्रकार कौन था? नारद मुनि। वो क्या करते थे? नारद मुनि क्या करते थे बताइए? एक देवता को दूसरे झगड़वाते थे। वही काम हमारा है। फॉलो कर रहे हैं आप अच्छी तरह, आप अपने देवता को अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं। आपको धन्यवाद पे मैं होने नहीं दूंगा। अब उनकी बात में जो लोग आए, गलती तो उनकी है। तो मैं देश की जनता को यही बता रहा हूं कि आज जो हमारे वर्तमान नारद मोदी जी की बात पे मत आइए, मेरी बात को सुनिए। आपने कहा, देखिए दीपक जी बात बहुत क्लियर है यहाँ पे, कि जब हम अभी वाजपेयी जी बात कर रहे थे, भाजपा की प्रवक्ता की बात कर रहे थे, हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि भाजपा को जनता ने बहुत बड़ा जनाधार से वोट किया है। आप मणिपुर में आपकी अगर विफलता है, हमने क्या मांगा था? हमने कहा था कि प्रधानमंत्री जी सदन में आके बात करें। उसके पहले भी हमने कहा था कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाके जनता से बात करें। हमने कहा था मणिपुर के बारे में कुछ ट्वीट कर दे या कुछ बोले। 3 महीने तक अगर देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा राज्य जहां पे ये जल रहा है उसके बारे में अगर कुछ बोला नहीं, तो आपको नहीं लगता कि सवाल बनते हैं? वाजपेयी जी अच्छे हमारे साथी हैं, बड़े वरिष्ठ नेता है। मैं उनको पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि 9 वर्ष तक 51 साल, 9 वर्ष का आपके शासन में मणिपुर जला है। उसकी पहले इस प्रकार से, और आपने जलता हुआ देखा है, और आपने केरोसिन डालने का काम किया है। ये 3 काम सिर्फ भाजपा कर सकती है। और विपक्ष के नाते आप कितना भी साम दाम दंड भेद कर दें, विपक्ष के नाते इसके खिलाफ आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है, और वो हम चीज कर रहे हैं। पर मुद्दा यहां पे जो भाजपा प्रवक्ता और उनके जो एलजेपी साथी बोल रहे हैं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपको अपने दामन में झांकने की जरूरत है। विपक्ष पे अटैक कीजिए, सब कुछ कीजिए, पर पहले आप अपनी जवाबदेही तय कीजिए कि 2 राज्य में आप हमेशा डबल इंजन आप बात करते हैं। आपके सारे इंजन डबल इंजन जनता के लिए ट्रबल इंजन साबित हो रहे हैं। वो हरियाणा हो, वो आप मणिपुर देख लीजिए, हर राज्य ने जहां जहां आपने डबल इंजन बनाया, जनता के लिए ट्रबल इंजन बन रहा है। महाराष्ट्र में भी ट्रबल इंजन है, मध्य प्रदेश में भी ट्रबल इंजन है। जहां जहां आपकी सरकार थी, आप जनता के लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको के मुद्दे पे बात नहीं करनी। आप इमोशनल तभी होते हैं जब आपको ऐसे इमोशनल इशू मिले। आप जनता के मुद्दे पे इमोशनल नहीं होते हैं, आप मणिपुर पे इमोशनल नहीं होते हैं, हरियाणा की हिंसा पे इमोशनल नहीं होते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार पे इमोशनल नहीं होते हैं, पहलवान बेटियों के अत्याचार पे इमोशनल नहीं होते हैं, महंगाई बेरोजगारी पे इमोशनल नहीं होते हैं। तो आप इमोशनल अपने मुद्दों की राजनीति पे हो, तो ये खिलाफ है। मैं इसके खिलाफ हूं। अगर मेरी सरकार, आपने कहा राजस्थान में, जब भी राजस्थान में कुछ हुआ है, सरकार ने एक्शन देके अपनी नीयत का पर्चा दिया है। जब राज्य होता है, ऐसी घटनाएं होती है, पहला काम सरकार का होता है कि उसमें राजनीति को मिक्स किए बिना उसके पीछे एक्शन ले। अब मैं उसके सामने आपकी सरकार को कंपेयर कर रहा हूं। आपने मणिपुर में क्या एक्शन लिया? एक्शन सिर्फ इतना लिया कि कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा दिए। आपने हरियाणा में क्या एक्शन लिया? आपने ये एक्शन लिया कि आप कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा दे। अब पहलवान बेटियों के खिलाफ आपके एक नेता सांसद की इतने उत्पीड़न के मामले हैं, आपने क्या एक्शन लिया? उन बेटियों के खिलाफ एक बड़ा सा मोर्चा खड़ा कर दिया। तो ये आपकी नीयत में खोट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के राज्यों में नहीं होता है, पर हमारे राज्यों में जब कुछ होता है दीपक जी, हम सहर्ष उसका स्वीकार करते हैं, हमें जिम्मेदार एक्शन लेके दिखाते हैं। हम विपक्ष के ऊपर 4 उंगली उठा के अपनी जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुटाते हैं। ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में, यही फर्क है। निकात जी, नियत का फर्क है। आपने नियत खराब है आपकी, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन नियत खराब है। रोहन गुप्ता जी कह गए बात। दीपक जी, अंग्रेजी में पुरानी एक कहावत है, दैट इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। यानी अगर आप पैसा खो देते हैं ना, तो आप कुछ नहीं खोते। इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट। यानी अगर आपका हेल्थ थोड़ा खराब हो जाए तो कुछ आपका खो जाता है, जिसे आप वापस पा सकते हैं। बट माय फ्रेंड रोहन गुप्ता जी, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन समझ लीजिए एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी कैरेक्टर में अगर कहीं खराबी आ गई ना, तो सब कुछ खो दिया। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वाह वाह, पहले तो तालियां। अरे महिला सशक्तिकरण पर मुझे बताइए, आप ही के नेता ने कहा था टंचमाल, भूल गए हैं? छोड़िए, हाल ही की बात कर लेते हैं। आप ही के नेता
और सबसे बड़े नेता जिनके पीछे आप लाइन बनाकर चलते हैं, घोड़े पहलवान लगा देते हैं। अरे आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो आपको अभी दिल्ली की बात पूछ रहा हूँ, उसका जवाब भी दे दीजिए। नहीं, आप उसमें जवाब दीजिए ना, भाषण बाद में दीजिए। महिला पहलवानों पे बात कीजिए ना। रोहन जी क्या हुआ? मैं तो जवाब पूछ रहा हूँ। डर गए आप भाषण मोड में चली जाती है। दीपक जी, अरे मुझे रोहन जी बीच में नहीं। मैं तो आप महिला है, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नेता संसद भवन में खड़े होकर फ्लाइंग किस कर देते हैं जहां पर महिला सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, वरिष्ठ स्पीकर्स हैं। ये कैरेक्टर ढीला होने का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रमाण है। आप महिला सशक्तिकरण का भाषण दे रहे हैं। अब आ जाइए, मैं आपकी भाषा के ऊपर आपत्ति दर्ज करता हूँ, ये मत वर्ड यूज कीजिए। देखिए दीपक जी, अगर नेता पे टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी होगी तो ये नहीं होगा। आज व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए यहाँ पे, मैंने कभी एक भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। आप जवाब दीजिए जनता को, आप क्या बोल रहे हैं? आप महिलाओं की इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रही है। आप महिला पहलवानों के ऊपर बात कीजिए, मुद्दों पे बात कीजिए ना, अपनी भाषा पे कंट्रोल कीजिए। मैं कभी भी खराब शब्द यूज नहीं करता हूँ। आप जवाब दीजिए जनता को, कैरेक्टर ढीला मतलब क्या कहना चाह रही है? आप क्या कहना चाह रही हैं? आपको शर्म आनी चाहिए महिलाओं की इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए। पूरी जनता आपको देख रही है, आपको सुना कई मिनट तक उपयोग करने के लिए। कई मिनट तक सुना, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। नहीं, ये भाषा प्रयोग क्या है? नहीं, मैं दीपक जी इसलिए बीच में बोला, इन्होंने कहा कैरेक्टर ढीला, ये वर्ड यूज नहीं होगा, ये गलत वर्ड यूज किया उन्होंने, उसका जवाब देना पड़ेगा। जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मरवाया, सुनिए राक्षस कौन है? जिन्होंने कश्मीरी महिलाओं को घसीट कर रेप करा, उनकी बेटियों का रेप करा। यह होता है राक्षस प्रवृत्ति। बताऊं इतिहास में? आपका तो इतिहास ही वो रहा है। दोबारा बता देती हूं क्योंकि आपने बोलने नहीं दिया। जनता तक ये बात जानी बहुत बहुत जरूरी है। आज 14 अगस्त है, विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं हम। आज ही का वो काला दिन है जब आपने अपनी सरकार बनाने के लिए हिंदुस्तान के लोगों को बांट दिया हिंदू मुसलमान में। खून की नदियां इतिहास में झांक के देखिए पहले। सत्ता में आना, आप अपने नेताओं की दो नेशन थियरी को पढ़िए जाके, यहाँ पे झूठ मत फैलाइए। दिग्गज नेता, आप पूछिए, अंग्रेजों के साथ आप लोग खड़े थे, हिंद छोड़ो का विरोध आपने किया था। बेशर्मी से झूठ मत बोलिए डिबेट में, दीपक जी बता झूठ मत बोलिए यहाँ पर कि सुरजेवाला जी ने आपका देशद्रोह का इतिहास पूरे देश को मालूम है। आजादी के पहले क्या किया आप लोग ने? देश को गुमराह मत कीजिए। मॉरल साइंस, देश को गुमराह, जिस देश की आप आज दुहाई दे रहे हैं, बिल्कुल देश में रहने वाली जनता की दुहाई दे रहे हैं, आपने आजादी के आंदोलन में क्या किया है? आप राक्षस कह रहे हैं। भारत छोड़ो का विरोध करने वाले भारत छोड़ो की बात कर रहे हैं। भारत छोड़ो, बीजेपी क्विट इंडिया होगा, ध्यान रखिए। बीजेपी क्विट इंडिया होने वाला इस बार, ध्यान रखिए मेरे शब्द। बीजेपी के अहंकार का क्विट इंडिया होगा इस बार। आप मुद्दों पे बात कीजिए। अगर सरकार में तो अपनी सरकार की विफलताओं का जवाब दीजिए डिबेट में, इधर उधर की बात मत कीजिए, मुद्दों पे बात कीजिए। बात तो आप कर रहे हैं रोहन जी, मुझे ये बताइए, आप कर ही रही हैं। आप बताइए मणिपुर क्यों जल रहा है? आप बताइए हरियाणा क्यों जल रहा है? बताइए आपने राक्षस क्यों कहा? हरियाणा क्यों जल रहा है? आपने राक्षस क्यों कहा? अगर डबल इंजन की सरकार है तो हरियाणा क्यों जल रहा है? क्या हरियाणा के साथी आपकी सरकार में नहीं है? क्या आपकी डबल इंजन की सरकार नहीं? हरियाणा क्यों जल रहा है? बताइए जनता को। माफी मांगिए, माफी मांगिए हरियाणा की जनता से कि आपकी विफलताओं के कारण हरियाणा जल रहा है। माफी मांगिए मणिपुर की जनता से कि मणिपुर की जनता आपकी विफलता का शिकार हो रही है। माफी मांगिए यहाँ पर, देश की इमोशन मत होइए, माफी मांगिए जनता से, कश्मीरियों से, और शर्म रखिए थोड़ी सी। बेटियों की बात ही मत कीजिए। पहलवान बेटियों ने आपका अहंकार देख लिया, बेटियों ने भी देख लिया, जनता ने भी देख लिया, सबने देख लिया, मैती ने भी देख लिया, कुकी ने भी देख लिया। आपके अहंकार की कीमत ये पूरा देश चुका रहा है। और अब कांग्रेस ने ये पूरा देश बोल रहा है बीजेपी क्विट इंडिया, बीजेपी क्विट इंडिया, ये होने वाला है आपका। अरे कांग्रेस तो ऑलरेडी हैज क्विट इंडिया। मजा तो आएगा ही आपको, आपके लिए तो सर्कस है। क्विट इंडिया आपके लिए तो सर्कस है ये। भारत की जनता ने आपको, ये आपके लिए तो सर्कस है। कौन से क्विट इंडिया आपको बताएगी? बीजेपी क्विट इंडिया, बीजेपी का घमंड क्विट इंडिया, बीजेपी का अहंकार क्विट इंडिया, महंगाई क्विट इंडिया, बेरोजगारी क्विट इंडिया, नफरत क्विट इंडिया, हिंसा क्विट इंडिया, ये होने वाला है। जनता को हिंसा पसंद नहीं है, जनता को बेरोजगारी पसंद नहीं है, महंगाई पसंद नहीं है, नफरत पसंद नहीं है। नफरत क्विट इंडिया, बीजेपी क्विट इंडिया, ये होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, मैं रुकता हूं यहाँ पर। अभी मेरे साथ दो मेहमान और हैं, निखत और उसके झगड़े में ही चले जाएंगे। दो मेहमान मेरे पास और हैं। लेकिन निखत, वाकई इन्होंने सवाल उठाया था रोहन गुप्ता जी ने, जब आप सोच के रखिएगा कि आपने कैरेक्टर ढीला क्यों कहा। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे अब आप बताइए सबसे महत्वपूर्ण बात,
देखिए, समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर लड़ेगी, कितनी जीत जाएगी, ठीक है ये। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जितने मुद्दे आपने अभी हाल में गिनाए, यही मुद्दे 2014 में थे, आप हारे। यही मुद्दे 2017 में थे, आप हारे। यही मुद्दे 2019 में थे, आप हारे। यही मुद्दे 2022 में थे, आप हारे। 2024 ट्रैक रिकॉर्ड क्या कह रहा है? योगी जी ने यही बात संसद में कही थी, वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। दीपक जी, आपका सवाल बहुत जायज है कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आप देख रहे हैं देश में किस तरह नफरत का माहौल गर्म है, भाई को भाई से जुदा किया जा रहा है, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा किया जा रहा है। ये भी तो देखे ना, क्या जनता आप अपने पड़ोसी से जुदा हो गए डॉक्टर साहब? अरे सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना, आप अपने पड़ोसी से जुदा हो गए? आप ही कर देंगे, मुझे क्या मौका देंगे? समझिए सर, आज नौजवानों से क्या वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहां गई नौकरी? महंगाई, बेरोजगारी एक मुद्दा है ना। आप देखिए, हर प्रदेश में ले लें, जिस भी प्रदेश में आप उठाएंगे वहां सिर्फ नफरत। नफरत क्यों? नफरत क्योंकि आप कहीं ना कहीं असली मुद्दे से लोगों को भटकाना चाहते हैं। और जनता होशियार है, 10 साल आपको दे दिया। 10 साल एक बड़ा पीरियड होता है, आप 10 साल आपको दिया, आप 70 साल की बात करते हैं, पिछला इतिहास आप दोहराते हैं, साहब ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आपको मौका दिया गया, आपने क्या किया उसका हिसाब आप नहीं देंगे। आप कह रहे पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, अरे भाई ठीक है, जो पिछली सरकारें थी उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, आपको मौका दिया था, आपने क्यों अच्छा काम नहीं किया? आप क्या उसी ट्रैक रिकॉर्ड में जाएंगे? हम जानना चाहते हैं कोई 5 काम ऐसा है जो निगाह जी बता दे कि जो बीजेपी ने किया हो और वो दिख रहा हो। हाँ, नफरत का बोलबाला है, हाँ कहीं ना कहीं झूठ बोलने की एक बड़ी मिसाल मिल रही है, ये सारी चीजें हुई हैं। तो हम कहना चाहते हैं, आप कह रहे हो नया क्या? नया यही है कि बेरोजगार उम्मीद में था और आज वो डंडा लेकर के बैठा है चौराहे पर, वो ढूंढ रहा है बीजेपी के लोगों को। आज आप देखिए, यही बेरोजगार, यही नौजवान, किसानों को देखिए क्या वादा किया था, साहब डबल कर देंगे, एमएसपी बढ़ा देंगे, तमाम बड़े बड़े वादे। वही किसान धरने पे बैठा रहा, क्या हुआ? उस पर लाठियां बरसाई गई, आतंकवादी खालिस्तानी कहा गया। क्या नहीं कहा गया सर? क्या किसान भूल गया? क्या किसान साथ में आएगा? बहुत सारे मुद्दे हैं, आज चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, एक आम पब्लिक हो। हम कहना चाहते हैं सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान है और 2024 में इसको कहीं ना कहीं लाकर डॉक्टर साहब आप परेशान हैं? सिखाएंगे। क्यों नहीं परेशान है भाई, हम भी तो देश के जनता हैं। एक बात सही है डॉक्टर साहब, समस्या है डॉक्टर मैं अरविंद जी के पास चलता हूँ, वाजपेयी जी के पास। डॉक्टर साहब एक बात सही है, एक बात सही है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है क्योंकि समाजवादी पार्टी बेरोजगार हो गई है। क्यों अरविंद जी? आपकी तो रोजगार चल रही है। अरे सर सुनिए ना सर, आप बात को समझिए सर, ऐसा समाजवादी क्यों बेरोजगार हो गई है? हम जानना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी बेरोजगार नहीं बल्कि पूरे देश की जनता बेरोजगार। तो फिर बेरोजगारी क्यों चिल्लाते हैं सर? फिर बेरोजगारी क्यों चिल्लाते हैं? क्या सर बेरोजगार नहीं हुए क्या? अब आप सर बढ़िया स्टूडियो में बैठ के आप काम कर रहे हैं, आपका तनख्वाह आ रहा है तो आप समझ रहे पूरे देश का तनख्वाह आ रहा है। अरे तमाम उन किसानों से भी बात कर लीजिए सर जो आज मर रहे हैं, तमाम दिक्कतें, आत्महत्या बड़े स्तर पे कर रहे हैं, कितने बड़े पैमाने पे आत्महत्या बढ़ गया सर। यही सब चीजें तो आपने 2022 में बोली थी, यही सब चीजें डिक्टो, किसान मर गए, लाठी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, यही सब बोला था। कुछ नया लाइए, दुकान में कोई नया सामान डालिए। नहीं क्या कोई यहाँ मार्केटिंग हो रही है क्या सर? हम माननीय मोदी जी की तरह इवेंट मैनेज कर रहे हैं क्या कि सर हम झूठ बोल करके लोगों को मैनेज करें क्या? वो नहीं होगा। वाजपेयी जी आपका गठबंधन झूठ बोल के लोगों को मैनेज करता है, बताइए। पहचान जनता कर रही है और जनता समझ चुकी है। सर दीपक जी, नया लाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। खान साहब अभी अरे यार खान साहब अभी ये कह रहे हैं 9 साल में क्या किया। 9 साल की हमने फहरिस्त बना ली है पूरी, कहो तो मैं गिना दूं, कम से कम 303। अच्छा ये सुनो ना, बेरोजगारी की बात कर रहे हो, पहले 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, अब कितनी है? 139 फैक्ट्री। अब सुनेंगे नहीं तो अच्छा बोलने दीजिए ना डॉक्टर साहब, बोलने दीजिए डॉक्टर साहब बोलने दीजिए। अरे यार आप काम सुना रहे तो आप काम नहीं सुनना चाह रहे सर, बोलिए। एक एक्सप्रेसवे बनाया था जिसको गाते रहे जिंदगी भर, 11 एक्सप्रेसवे बन गए। सुनो ना तभी तो बताऊं, 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, 139 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, 139 फैक्ट्री हमने बना दी मोबाइल की। 80 स्टार्टअप थे, 1,10,000 स्टार्टअप बना दिए। 5वीं विश्व की सबसे अर्थव्यवस्था बड़ी बना दी। उसके बाद महंगाई दर हमने कंट्रोल रख ली है। आपके टाइम में 1 एक्सप्रेसवे बना था, अब 11 एक्सप्रेसवे बने हुए हैं। मतलब मैं काम गिनाऊंगा तो लिस्ट है पूरी। और ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होगा ना। अरे खान साहब ऐसे नहीं होगा, आप जवाब सुनो ना।
अरे सॉरी, झूठ बोलेंगे तो मैं नहीं मानूंगा ना। मत मानो तो फिर क्यों चीख रहे हो? अगर बात देखिए, नहीं सुनोगे तो क्यों चीखना है? फिर काहे के लिए? आपकी बात कौन सुनेगा? अगर आप जवाब नहीं लेंगे तो कौन सुनेगा आपकी बात? सुनिए ना जवाब। ये भी बता दिया जाए। देखिए 2-3 चीजें बड़ी तय है दीपक जी 2-3 चीजें बड़ी तय है। एक तो जब से मोदी जी ने ये कहा ना, एक अकेला सब पे भारी, तब से इन लोगों ने अपना दिमाग लगाया क्या करें, तो इन्होंने कहा कि भी सब इकट्ठे हो जाओ तभी मोदी जी को हरा सकते हो, नहीं तो नहीं हरा सकते। तो वो एक्सरसाइज में ये लगे हुए हैं, इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक नहीं हो पाए। उसके बारे में नहीं बताएंगे। आप इकट्ठा नहीं है लोगों को लेकर के, और वो भी एक एक दो एक जिसके पास एक सीट नहीं है उसको भी आपने। अरे हम आपकी बात बता रहे हैं, अपनी नहीं बता रहे। आपकी बात बता रहे हैं, वो सुन लो जरा। काम की बात है, काम की बात है, सुन लो। हमको कह रहे हमने इकट्ठा हो गए। अरे हम कब कह रहे हैं कि 26 हो या 28 हो या 20 हो? हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपको करके इकट्ठा किया लोगों को। अरे डॉक्टर साहब बोलने भी दो ना। डॉक्टर साहब अब लंबी बैटिंग कर ली आपने सर। कोई कंपटीशन है बोलने का? इंजेक्शन मत लगाइए। नहीं, बोलने का कंपटीशन नहीं है। सच बोलेंगे। हाँ, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। खान साहब नागरिक है, हम बोलेंगे, सच बोलेंगे। वाजपेयी जी बोलिए जल्दी बोलिए। बोलो पहले, बोल लो और बोल लो। नहीं सर, आप ही हाँ जी, हम ये कह रहे हैं, सीधी सी बात हम ये कह रहे हैं। देखो ये इनको एक बात इन्होंने एडमिट करी है कि अकेले हम मोदी को नहीं हरा सकते, और उसी लिए गठबंधन बनाने के प्रयास करके मोदी जी को हराने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जो 2014 में था, 2019 में था, 22 में था, वो सारे मुद्दे एज इट इज है। और इन्होंने मुद्दे बनाने की कोशिश की, झूठ बोलने की कोशिश की। आप रॉफेल पे आ जाओ, आप पेगासस पे आ जाओ, उसके बाद हिंडनबर्ग पे आ जाओ, फिर अडानी पे आ जाओ, फिर 20,000 करोड़ पे आ जाओ, और आप मणिपुर पे आ जाइए। अब ये लगे हुए पूरी एक ही मुद्दा, बाकी सब छोड़ दिए इन्होंने। अब एक ही मुद्दे पे अटक गए कि मणिपुर को हम मुद्दा बनाएं और उस पर हम चुनाव जीतें। मणिपुर मुद्दा बनने वाला नहीं है, और न मुद्दे की जरूरत है। वहां शांति की जरूरत है, वहां शांति अपील की जरूरत है। वहां ये बताने की जरूरत है कि आपने क्या 60 साल में किया, और ये बताने की जरूरत है कि हमने क्या किया 9 साल में। 9 साल में कभी वहां दंगे नहीं हुए, कभी वहां क्लैशेस नहीं हुए। ये अभी 3 महीने से क्लैशेस हुए। और अरे यार, ये इनको तो बोलने नहीं देते, इनको वर्सेस कराओ तो जरा अच्छा लगेगा इनको। नहीं, मणिपुर पे आपने 2 घंटे अमित शाह जी को सुना नहीं क्या? 2 घंटे नहीं सुना आपने अमित शाह जी को? सुना नहीं, एक एक चीज सुनी है, उसके बाद आप कुछ पॉइंट आउट नहीं कर पाए। कहाँ डेफिशिएंसी है, कहाँ डिफॉल्ट है, कहाँ इनएक्शन है, ये वर्ड आपने सुने है ना? बोला किसी ने? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बोले, आपके लीडर नहीं बोले, और ये रोहन गुप्ता बैठे। बोलिए, आपने बोला इन तीनों चीजों में कहाँ पे इनएक्शन है हमारे पार्टी में, कहाँ पे डेफिशिएंसी है, कहाँ पे इनएक्टिव है? सिर्फ ये कह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह को क्यों नहीं हटा रहे? अरे भाई, चीफ मिनिस्टर को हटाए ना हटाए, वी नो बेटर, हम ज्यादा जानते हैं। रोहन गुप्ता जी, मेरा सीधा सवाल है, मणिपुर में बहुत बात हुई है, कैरेक्टर ढीला पे आपको क्या आपत्ति थी? निगत ने कैरेक्टर ढीला बोल दिया तो आप आपत्ति कर रहे थे। तो देखिए, बिल्कुल इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी जो करना, और महिला होने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि उनको शोभा देता। आप मुद्दों की बात कीजिए। जब मैं महिला पहलवानों की बात कर रहा था तब आपके मुंह से कुछ नहीं निकला। महिला उत्पीड़न, मैंने कहा कि राजस्थान में हमने एक्शन लिया, उत्तर प्रदेश में क्या एक्शन हुआ? बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप यूपी में क्या हुआ है? जहां जहां पे भी केस पाए गए, आपके भाजपा ही पाए गए। बलात्कार का आरोप हो तो भाजपा ही निकलते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, ये मुद्दे पे बात करनी चाहिए। आप अपने मुद्दे पे बात कीजिए, अपनी कैरेक्टर की बात कीजिए, अपनी पार्टी की कैरेक्टर की बात कीजिए, दूसरे की बात मत कीजिए डिबेट में। ये प्रकार की भाषा ठीक नहीं है आपकी। आप मुद्दों पे बात कीजिए, जवाब दीजिए कि 9 साल में क्या हुआ। अब वाजपेयी जी बात कर रहे थे कि 9 साल के शासन की बात कर रहे थे। मैं वाजपेयी जी को सवाल पूछना चाहूंगा कि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार नेता हैं, आप अपनी जो बेबसी फील करवाते हैं कि मणिपुर में सरकार कुछ नहीं कर सकती है, इससे बड़ी बेबसी की बात क्या है? वाजपेयी जी आप बताइए। आप इतने सालों से राजनीति में आप कहते हैं। अरे मेरी बात सुनिए, पहले आप अपनी भाषा को ठीक कीजिए। आपसे बात करके मैं महिलाओं के, जो मेरा महिलाओं का रिस्पेक्ट है वो मैं कम करना नहीं चाहता हूँ। आप अपनी भाषा को ठीक कीजिए पहले। डिबेट में करके शालीनता को मेंटेन करना जरूरी होता है। भाषा प्रयोग को ठीक से प्रयोग कीजिए। आप अपना कल्चर मत दिखाइए, आप अपनी पार्टी का कल्चर मत दिखाइए। ये मेरा कल्चर नहीं है कि मैं गंदी भाषा का उपयोग करूं। प्लीज मेरी बात को दीपक जी मैं पूरी कर लूं। जो वाजपेयी जी ने कहा,
पार्टी का दीपक जी को कल्चर, करवाएं तो मेरी आज बात पार्टी रखूं का मैं। कल्चर कांग्रेस आपने पार्टी सवाल ने पूछा तो दिखा मैं दिया जवाब है दे दूं जनता आपको। को। ये तरीके से जनता डिबेट को करके कोई राक्षस फायदा नहीं है बोलकर दीपक जी। आपने आप इनका अच्छा निका जी 30 सेकंड रोहन जी के 30 आपके दोनों एक दूसरे के ऊपर ना बोले, दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार बोल रहे थे। रोहन जी आपके 30 सेकंड और निका जी आपके 30 सेकंड, मुझे कंक्लूड करना है। देखिए बिल्कुल दीपक जी, जब हम डिबेट करते हैं भाषा की शालीनता बहुत जरूरी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, हमको मुद्दों पे बात करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह जा रहा हूं। मेरा सवाल वाजपेयी जी से, उन्होंने कहा कि सीएम बदलने से क्या होगा। अरे आपकी सरकार फिर किसके लिए है? अगर सीएम 3 महीने से आंख को शांत नहीं कर पाते और विपक्ष सवाल पूछता है और आप बोलते हैं कि मुद्दे नहीं हो। दीपक जी आपने कहा कि 2019 में भी ये मुद्दे थे, कुछ नया सामान लेके आइए। अरे जनता के मुद्दों से बड़ा सामान क्या है? ये सामान में ये लोग केरोसिन कैसे छिड़कते हैं? जब पुलवामा की बात हुई, आज तक जिस पुलवामा हमले की जांच ये सरकार पूरी नहीं कर पाई है, पूरा मार्केटिंग उस टाइम पे पुलवामा के नाम पे किया जिससे मुख्यमंत्री, और आज तक बेशर्मी से ये सरकार बैठी हुई है। जब तक एक मिनट दीपक जी, सिर्फ 30 सेकंड, जब तक ये सरकार मुद्दों को भटकाने की राजनीति करेगी, ये सरकार को मालूम है तभी सत्ता बचेगी। और ये आज हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? वापस मुद्दों को भटकाने की बात करिए। मैथू और कुकी क्यों हो रहा है? वापस मुद्दों से भटकाने की बात बस रोहन जी हो गया और हो गया। निकट 2 लाइन बस, 2 लाइन चलती है। रोहन जी रुक जाइए। जिनके पास स्वर्ण मेडल है राजनीति करने का, हिंदू और मुसलमानों का बंटवारा करने का, जाति और धर्म पे अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करने का, वो इस तरह की बात करते हैं। आज समाजवादी पार्टी के नेता बड़े यहां पर उछल उछल कर मुझे बता रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करिए, क्या किया है पार्टी ने, ये बात करिए, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। मुझसे मत पूछिए, उत्तर प्रदेश की किसी भी जनता से जाकर पूछ लीजिए कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है। जाकर टोल कलेक्टर, जो महिला आज बैठी हैं टोल्स पर, जहां पर पहले आपके शासन में बंदूकें चला करती थी, लोगों को मार दिया जाता था टोल मारने पर, आज मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना है। रोहन जी मैं अपनी दुकान बंद कर लूं? रोहन जी को दिखाइए थोड़ा, मेरी भी मोहब्बत की दुकान है एक छोटी सी। बिल्कुल। नारद मुनि जी आपको धन्यवाद। मैंने तो एग्जाम्पल यहीं पे रुकते हैं, गुरु को फॉलो करते रहे। जी न्यूज़।